गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ जो पीछे हमने 5 चैप्टर किए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे और उनके बेस पे छोटे छोटे क्वेश्चन बनाना शुरू करो ताकि लेसन को आपको समअप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे। एक बार जब हम लेसन की रीडिंग लगा लेते हैं तो उसमें से मेन पॉइंट्स हमने एक कॉपी पे कलेक्ट कर लेने हैं ताकि बार बार हमें वो रीडिंग ना लगानी पड़े। बाकी हर एक बच्चे का अपना अपना पढ़ने का तरीका है, जैसे आपको बेस्ट लगता है, जैसे आप नॉलेज को अपने अंदर ले सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, वो है जल संसाधन। भू संसाधन जो भूमि से मिलते थे, जल संसाधन जो पानी, वाटर बॉडीज़ हैं, जो वाटर रिसोर्सेज मीन्स वो रिसोर्सेज जिनसे हमें पानी उपलब्ध होता है। अब पृथ्वी पर पानी हर जगह है ना? बच्चे कहते हैं पानी तो हर जगह है, बट पानी भी दो तरह का है, एक लवणीय और एक अलवणीय। सॉल्टी वाटर किसी यूज़ का नहीं है, सागर भरे पड़े हैं, महासागर भरे पड़े हैं, वो सारा लवणीय जल है और लवण वाला जल हमारे किसी काम का नहीं है। हाँ, प्रोसेस नया आ गया कि हम लवणीय जल को अलवणीय जल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट दैट इज़ वेरी मतलब महंगा इतना है कि हम उसकी बजाय अगर लवणीय जल का इस्तेमाल कर ले तो वो ज़्यादा अच्छा है। अब लवणीय और अलवणीय जल भी हर जगह उपलब्ध है, हर जगह भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग सोर्सेज में उपलब्ध है। जैसे कि आपको पता है 71% ऑफ वाटर जो धरातल पर है, बाकी सारी पृथ्वी स्थल मंडल से आच्छादित है, यानी 29% इज लैंड एंड 71% इज वाटर। 71% ऑफ वाटर में सिर्फ 3% वाटर जो है वो ऐसा है जो अलवणीय है, तो बहुत कम पानी है जो हमारे पीने के। कभी नमक वाला पानी पी के देखा है? समुद्र में कभी जाओ, गोवा बीच पे, केरला में, कहीं भी बीचेस पे जाओ, अगर थोड़ा सा पानी हमारे मुंह में चला जाता है, डिप लेते ही हालत ख़राब हो जाती है। तो नमक वाला पानी हमारे लिए किसी काम का नहीं है। तो अब मेन क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे पहला मेन क्वेश्चन जो आता है वो आता है जल संसाधन क्या है और पृथ्वी पर या भारत में या विश्व में जल संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो जल संसाधनों का अर्थ मैंने आपको बता ही दिया, वो संसाधन जिनसे पानी या जल उपलब्ध होता है वो सब कहलाते हैं जल संसाधन। अब जल संसाधन दो तरह के हैं, धरातलीय और भूगर्भीय। भूगर्भीय मतलब भूमिगत जल। अब धरातलीय जल सबको क्लियर है, आप 12th क्लास में हो, धरातल समझते हो। धरातल पर जो पानी उपलब्ध है वो धरातलीय जल संसाधन है। धरातल पर पानी कैसे उपलब्ध है? रिवर्स में है, झरने जो बहते हैं वो भी हैं, तालाब भी हैं। ये सारे जो पानी के स्रोत हैं, ये सब नदियाँ, झीलें, तलैया, तालाब, ये सब धरातल पे होते हैं, तो ये कहलाते हैं धरातलीय जल संसाधन। भूमिगत जल संसाधन जो भूमि के नीचे क्या क्या है जहाँ से पानी निकाल सकते हैं हम। देखो, कुओं से आप निकालते हो पानी जो भूमि के नीचे से आता है, हैंड पंप के द्वारा पानी निकाला जाता है, वो भी भूमि के नीचे से आता है। मोटर लगा के पानी जो निकालते हो आप, वो भी ज़मीन के नीचे से अगर निकालते हो। कई पाइप में लगा देते हैं एमसीडी वाटर के, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन कई बार मोटर लगा के नीचे से पानी निकाला जाता है, जैसे नलका ना चलाया और मोटर से वो पानी निकाल लिया। तो सिंपल यही है कि वो संसाधन जिनसे ज़मीन के नीचे से पानी निकाला जाता है वो होते हैं भूमिगत जल संसाधन। धरातलीय जल संसाधन जो है वो भी सब जगह उपलब्ध नहीं होते हैं।
जहाँ पर बारहमासी नदियाँ हैं, जहाँ पर मानसून आता है, वहाँ पे ये संसाधन उपलब्ध हैं। बाकी जगह पर ये नहीं होते हैं उपलब्ध। कई बार कलेक्ट करना पड़ता है, वर्षा के जल का संग्रहण करना पड़ता है। भूमिगत जल भी इसी तरह से है। हर जगह पर भूमिगत जल नहीं पाया जाता। कहीं पर इतना डीप होता है, कहीं पर इतना ऊपर होता है। जो क्षेत्र समुद्र तटीय मैदानों या जो क्षेत्र तटीय मैदान हैं यानी तट के निकट हैं, जिनके आसपास कहीं रिवर है, वहाँ पर भूमिगत जल संसाधन पाए जाएंगे। लेकिन रिमोट एरिया में, जहाँ आसपास कोई रिवर नहीं है, आसपास कोई समुद्र नहीं है, वर्षा भी बहुत कम होती है, तो भूमिगत संसाधन कम होंगे। ज़मीन के नीचे यानी भूमिगत जल संसाधन वहाँ पर कम होंगे। सिंपल सी बात है। भूमिगत जल संसाधन कैसे बनते हैं? सीपेज के द्वारा। पानी ऊपर से बरसता है, ज़मीन के ऊपर जो पानी इकट्ठा होता है, कई बार ज़मीन में ऐसी रॉक्स होती है, पोरस और नॉन पोरस रॉक्स बोला जाता है उनको। पोरस रॉक्स जो होती हैं वो पानी को अपने अंदर ग्रहण कर लेती हैं या सोख लेती हैं, और वो पानी फिर भूमिगत जल का रूप ले लेता है। तो जहाँ पर ऐसी चट्टानें होंगी वहाँ भूमिगत जल ज़्यादा होगा। जहाँ पर ऐसी चट्टानें हैं ही नहीं तो वहाँ भूमिगत जल नहीं होगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब है धरातलीय जल, जहाँ रिवर्स हैं। अब उत्तर भारत है, सदाबहार नदियाँ हैं जिसको बारहमासी कहते हो। हमारे यहाँ भी पानी की प्रॉब्लम होती है जब गर्मी होती है। तुमने देखा होगा कई बार पानी नहीं आता। इसका मतलब बारहमासी नदियों के होते हुए भी हमें ये प्रॉब्लम है। इट मीन्स के पानी की कमी है। वो जनसंख्या के कारण है, वो पानी के उपयोग को अच्छी तरह से ना करने के कारण है, पानी की वेस्टेज के कारण है। दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स। लेकिन पानी कम है, पीने योग्य पानी कम है। पानी तो बहुत है लेकिन पीने योग्य पानी जो मानव के लिए अच्छा है वो कम है। अब आप बुक में 2-3 लाइनें मार्क कर लो। पहला तो यही कि धरातलीय जल संसाधन नदियाँ, झील, तलैया और तालाब हैं। फिर आप अगर बुक में पेज नंबर 61 में शुरू में देखेंगे तो वहाँ ये दिया हुआ है कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र बड़े हैं, तो इनके आसपास धरातलीय जल संसाधन हमें बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। क्योंकि ये नदियाँ हैं, बारहमासी हैं, पानी तो रहेगा ही रहेगा। हाँ, कम और ज़्यादा हो सकता है। जैसे आजकल मानसून सीज़न है, दे आर फ्लडेड, बिल्कुल नदियाँ उफान पे हैं। लेकिन धीरे धीरे सितंबर, अक्टूबर मानसून ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर पानी इवेपोरेट भी होगा, हिमानियाँ भी पिघलनी बंद हो जाएंगी क्योंकि एकदम से टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाएगा। हिमानियाँ गर्मियों में ही तो पिघलेंगी ना, सर्दियों में पिघलेंगी नहीं। तो इन नदियों का पानी अपने आप धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, तो फिर पानी की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। एक पॉइंट और मार्क करो लास्ट में। दक्षिण भारतीय नदियाँ जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी में वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर भाग काम में लाया जाता है, लेकिन गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिनों में ऐसा संभव नहीं है क्योंकि उनमें नदियों का प्रवाह बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए अब गंगा से कैनाल निकाल के पानी का यूज़ किया जा सकता है क्योंकि उनका वार्षिक जल प्रवाह जो है वो बहुत अधिक होता है, तो उसका पानी तो हम यूज़ कर सकते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का बहुत कम हिस्सा आता है हमारे यहाँ। ऐसे ही गंगा नदी का इसलिए लिखा है क्योंकि गंगा नदी तो पहाड़ों से ही आती है, जितना मैदानी हिस्सों में आती है उतना हम यूज़ कर लेते हैं। क्लियर हो गया? अब है भौम जल संसाधन। भौम जल में भी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बेसिनों में भौम जल संसाधन सबसे ज़्यादा है। रीज़न सेम है, बहुत लंबा जल ग्रहण क्षेत्र है, पानी से नदियाँ फ्लडेड रहती हैं और ना भी हो तो पानी उनमें रहता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो बिल्कुल छोटा सा नाला बन गई हो, ऐसा नहीं होता है। पानी उनमें अवेलेबल बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट है सेकंड पैराग्राफ के
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु में भूम जल का उपयोग बहुत अधिक है। खेती होती है, अंडरग्राउंड वाटर से खेती होती है और अंडरग्राउंड वाटर है भी। अब आप कहोगे मैम पंजाब हरियाणा तो ठीक है, राजस्थान और तमिलनाडु, राजस्थान का वो हिस्सा जो थोड़ा सा कैनाल में आ जाता है, इंदिरा गांधी कैनाल या राजस्थान नहर है, उस हिस्से में अंडरग्राउंड वाटर है। और तमिलनाडु क्योंकि तीनों तरफ पानी है तो तमिलनाडु में ये बंगाल की खाड़ी आ जाती है और फिर दक्षिण में हिंद महासागर आ जाता है, तो वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर का लेवल थोड़ा अप है, इसीलिए वहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर को यूज़ किया जाता है। क्लियर। फिर है गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र भौम जल संसाधन को मध्य दर से प्रयोग करते हैं, यानी मॉडरेट है, ना बहुत ज़्यादा कम है ना बहुत ज़्यादा अधिक है। फिर एक और मार्क करो, इसमें दिया नहीं हुआ वो, कि जैसे आपके इंटीरियर में जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश हो गया और इसके अलावा थोड़ा सा हिस्सा सेवन सिस्टर्स जो राज्य हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पानी फ्लो कर जाता है। बारिश तो बहुत होती है, चेरापूंजी में बहुत बारिश होती है, लेकिन वो पहाड़ियों से पानी फ्लो करके नीचे चला जाता है, तो इसीलिए वहाँ पर भी अंडरग्राउंड वाटर, पहाड़ों पे तो होगा ही नहीं, पहाड़ों पे तो वो झरनों के रूप में जो पानी आएगा उसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। और वो कब करेंगे? जब मानसून होगा। झरनों को तो नहीं रोक सकते, वो तो बह के नीचे चले जाते हैं। तो इसीलिए कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर भौमगत जल संसाधन बहुत अधिक हैं, कुछ में कम हैं, कुछ में मध्यम है। क्लियर स्टूडेंट्स। इसके बाद एक पॉइंट और हम कर लेते हैं जो है लैगून और पश्च जल। अब लैगून्स क्या होते हैं? हिंदी इंग्लिश में सेम टर्म है लैगून। हाँ, लैगून या पश्च जल भी कह सकते हैं उसको हिंदी में, लेकिन लैगून ही बोल। पश्च का मतलब है पीछे छोड़ा हुआ। अगर आप केरला में जाइए, गोवा में जाइए, अरब सागर के पास जो भी हैं वहाँ पर भी, और इधर बंगाल की खाड़ी के पास भी कुछ एरियाज़ हैं, वहाँ पर लैगून्स पाए जाते हैं। होता क्या है, जब समुद्र की लहरें बहुत तेज़ चलती हैं, वो पानी उछल के तटीय मैदानों के अंदर प्रवेश कर जाता है, लेकिन बाहर नहीं निकल पाता। हो सकता है वहाँ वो सैंड जमा हो जाती है, मिट्टी जमा हो जाती है, जो उस पानी को बाहर थ्रो या बाहर बहा नहीं सकती, ड्रेन नहीं कर सकती। थ्रो तो कर देती है, ड्रेन नहीं कर सकती। तो अब वो फैलता चला जाता है, बहुत बड़े हिस्से में वो लैगून्स बन जाते हैं। अब आपको समझ आ गया, पश्च माने पीछे फेंका हुआ पानी। जो समुद्र के द्वारा पानी पीछे फेंक दिया जाता है वो फ्लो नहीं कर पाता है, ड्रेन नहीं कर पाता है, और हर टाइड के साथ, हर समुद्री लहरों की ऊंचाई बढ़ने के साथ वो पानी बढ़ता चला जाता है। आप गोवा में, कर्नाटक में जाएंगे, आप केरला में जाएंगे, आपको बहुत सारे बैक वाटर्स मिलते हैं। ये बैक वाटर्स ही कहलाते हैं लैगून्स। अब ये आप कहोगे समुद्र का पानी है, ये तो सॉल्टी होगा। बैक वाटर्स का पानी भी सॉल्टी होता है, लेकिन इस सॉल्ट वाटर में नारियल की खेती, चावल की खेती और मछली पालन सबसे ज़्यादा होता है। वहाँ पर जैसे कई बार गोवा जाना हुआ तो मैंने देखा वहाँ पर लोग भीख नहीं मांगते हैं। जाल उठाया, ऐसे बहुत सारे बैक वाटर हैं, वहाँ जाके मछली पकड़ी, हो गया जीविका निर्वाह। मछलियाँ बेच दी, मछली घर में बना ली, मछलियों को दुकानों पे बेच दिया। अब बैक वाटर्स पे किसी का कोई राइट नहीं है कि ये मेरे हैं या ये तुम्हारे हैं, और वहाँ के लोगों का मुख्य धंधा ही मछली पालन है, तो वो वहाँ से मछली पकड़ के अपनी जीविका का निर्वाह कर सकते हैं। यानी इस तरह के काम वो बहुत करते हैं। फिर नारियल की खेती, नारियल ही नारियल आपको दिखाई देंगे। पूरा वेस्टर्न घाट नारियल की खेती से भरा पड़ा है, बागान हैं बड़े बड़े। ठीक है, तो बैक वाटर्स या पश्च जल झीलें बेकार नहीं हैं। ये एक बार एक क्वेश्चन आया था कि जो केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में लैगून्स या पश्च जल हैं, उनका क्या महत्व है? तो उनका महत्व यही है कि वो
चावल की खेती के लिए, नारियल की खेती के लिए और सबसे ज़्यादा मछली पालन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब आज के लिए इतने ही करते हैं। अब आप कई बच्चे ये कहेंगे कि चावल कौन सा है, क्या है? तो चावल की बहुत सारी किस्में हैं। कुछ किस्में यहाँ पर उगाई जाती हैं, कुछ किस्में पश्चिम बंगाल में हैं। पहले जब आप 12th में पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि चावल पैड जो उगाया जाता है तो उसमें खेत भरे हुए होते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कुछ चावल की किस्में साउथ में उगाई जाती हैं। तो आज के लिए इतने ही करते हैं। नया लेसन शुरू कराया है, आप इसको पढ़िए अप टू 63 पेज तक, जितना मैंने करा दिया। छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाइए, ट्राई कीजिए कि आपको लेसन समझ में आए। और आप बार बार व्यू करेंगे, थोड़ा कुछ समझ में नहीं आता, आप वीडियो की मदद लीजिए, आप बुक पढ़िए, तो बार बार पढ़ने से क्लैरिटी हो जाती। ओके, डोंट पैनिक, कोई टेंशन नहीं लेनी है। कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।